In this video, we are going to have a look on another review article. The title of the review article is Benefits and Limitations of Genome-Wide Association Studies. So सबसे पहले हमें टाइटल पे फोकस करना है कि जीनोम वाइड स्टडीज़ उसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, ये हमने देखना है इस रिव्यू आर्टिकल में। ये देखने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ होती क्या हैं। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम डिफरेंट जीनोम्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स के टेस्ट करते हैं फॉर जेनेटिक वेरिएंट्स के उसके अंदर कौन कौन से जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की आपस में क्या लिंकेज है, क्या एसोसिएशंस हैं आपस में, कि अगर ये जीनोटाइप होगी तो उसकी फिनोटाइप किस तरह से फिनोटाइप उसकी कौन सी शो हो रही है। तो इनके दरमियान की एसोसिएशन हम स्टडी करते हैं बाय डिफरेंट जीनोम को हम टेस्ट करते हैं उसके अंदर कितने जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं, उसकी बेस पे डिफरेंट जीनोटाइप फिनोटाइप के एसोसिएशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है ह्यूमन की कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स जो आ जाती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स, जो कि अगर ह्यूमन हेयर अगर देख लें तो कुछ ऐसे होते हैं जो अगर एशियन से बिलोंग करते हैं या दूसरे कुछ मिक्स किस्म के हेयर कलर आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सी ट्रेट्स, कॉम्प्लेक्स आई ट्रेट्स भी आ जाती हैं जिसमें आई का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, या डिजीज़ ऐसी आ जाती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की जीनोटाइप फिनोटाइप एसोसिएशन पे बेस करती हैं। इसको बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं ये स्टडीज़, और ये हमें इसमें भी हेल्प करती हैं नोवल डिज़ीज़ की ससेप्टेबिलिटी, कौन कौन से जीन्स उसके पे ससेप्टेबल हैं, और बायोलॉजिकल पाथवेज और मैकेनिज़्म को स्टडी करने में भी हेल्प करती है, और क्लिनिकल केयर में जो एडवांसेस होते हैं किस तरह से क्लिनिकल हमें केयर करनी है बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप फिनोटाइप, जब हम एसोसिएशन स्टडी कर लें तो ये उसमें भी हेल्प करती हैं। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन किसी को देनी है डिपेंडिंग ऑन द डिज़ीज़ जो उसको है, तो उसकी बेस पे हम जब ये स्टडी करें तो किसी भी एक पर्सन को उसकी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम जो है वो दे सकते हैं। फिर हम इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट हिस्ट्री देख लेते हैं कि सबसे पहले जो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी है वो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन के बारे में की गई थी, जो कि पब्लिश हुई थी 2005 में पब्लिश हुई थी। और फिर उसके बाद मोर देन 50,000 जो है इसी तरह की जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ जो वो किस पे सिग्निफिकेंस थी, उसकी इम्पोर्टेंस थी कि उसने रिपोर्ट किया था डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स को, डिफरेंट डिजीज़ को और ट्रेड्स को। फिर इस पर क्रिटिसिज्म आ जाता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए थे GWAS में जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी में। वो एक्सप्लेन करते हैं ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स की, स्मॉल अमाउंट हमें बताते हैं हेरिटेबिलिटी उसकी कितनी है ट्रेड्स की, स्मॉल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सारी जो है उसकी हेरिटेबिलिटी सारी कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स की ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और दे आल्सो डू नॉट पिन पॉइंट कैजुअल वेरिएंट्स, और जो जीन्स हैं उनको भी नहीं पिन पॉइंट कर पाते। और दूसरी बात कि ये बहुत कम जो है यील्ड करते हैं लोकाए। तो इनमें जो है जब बहुत ज़्यादा जो हैं लोकाए मतलब जो हैं ये देंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अनइन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें कुछ अगर चंद हमारे पास हों तो फिर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बजाय कि हर जीन में उसका पॉइंट पाया जाए, वो हर जीन में पाई जाए। तो ये चीज़ हमें इतनी वेरिएंट्स अगर हर जीन में हो तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद जनरल बेनिफिट्स ऑफ GWAS के हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जिस तरह से मेंशन है कि नोवल वेरिएंट ट्रेट एसोसिएशन में ये आइडेंटिफाई करते हैं इनको। फिर डाटा जनरेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस में भी हेल्प करते हैं, डिस्कवरी ऑफ नोवल बायोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को भी डिस्कवर करते हैं। और फिर डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशंस को फाइंडिंग में डिफरेंट डाइवर्स किस्म की क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ पर पाई जाती हैं इसमें भी हेल्प करते हैं। और इसका जो डाटा है वो इजीली शेयर्ड होता है, और ये हमें इंसाइट देता है इनटू दी एथनिक जो वेरिएशन आ जाती हैं, एथनिसिटी की बेस पे वेरिएशन आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स आ जाती हैं, उसके भी इंसाइट्स देता है।
और स्टडी करने में डिफरेंट वेरिएंट्स को जो SNV से अलग हों उनके भी वेरिएंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फिर लो फ्रीक्वेंसी एंड रेयर वेरिएंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं और नोवल मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक डिजीज़ जीन्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये किस तरह से करते हैं, इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफाई नोवल वेरिएंट ट्रेट एसोसिएशन, कि ये जो है हमारे पास हम किस तरह से नोवल वेरिएंट कोई नोवल हमें वेरिएंट हमारे पास पाया गया जीन में, तो उसकी ट्रेट के साथ क्या लिंकेज है उसकी। तो इसकी बेस पे जो अभी तक हुई है स्टडीज़, अगर हम देखें जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी ने आइडेंटिफाई की है रिस्क लोकाई डिजीज़ जैसे कि एनोरिक्सिया नर्वोसा और डिसऑर्डर कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और शिज़ोफ्रेनिया। तो ये सारी डिजीज़ के बारे में इसने जो है वो रिस्क लोकाई जो है वो फाइंड कर चुके हैं और ये GWAS के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। और GWAS रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल मीन्स जिसके थ्रू जो है एसोसिएशंस डिफरेंट जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं। फिर हम GWAS की एक स्टडी देख लेते हैं कि किस तरह से ये बेस करती है स्टडी। सबसे पहले इसमें जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी को अगर हम देखें तो ये डिटेक्ट करता है एसोसिएशन बिटवीन अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी और के दरमियान क्या लिंकेज है और ट्रेड के स्टेटस पे कि क्या वो फिर ट्रेड्स शो कर रही है पॉपुलेशन में डिफरेंट। इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी अप्रोप्रिएट हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी डिजीज़ या ट्रेड को स्टडी करने के लिए। सेकंड में हम परफॉर्म करते हैं जीनोटाइपिंग करते हैं उस ट्रेड की, तो ये थ्रू SNP और WGS के थ्रू हो सकता है ये। और थर्ड स्टेप में हम मेटा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम उसकी स्टैटिस्टिकल पावर जो हमारे पास डाटा आया उसकी स्टैटिस्टिकल पावर जो है वो इंक्रीज़ कर दें ताकि उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो हम डिटेक्ट कर सकें। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम कैजुअल वेरिएंट्स जो नई जीनोटाइप होते लेकिन उनकी लिंकेज होती है डिसइक्विलिब्रियम में विद जीनोटाइप SNPs के साथ उनकी होती है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन, ये किस तरह से होती है। फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन जो जेनेटिक वेरिएंट्स की है नॉन कोडिंग जीनोम में, ये स्टैटिस्टिकल डाटा को कैजुअल वेरिएंट्स की तरफ लेके जाता है। जो स्टैटिस्टिकल हमारे पास एक डाटा है उसके पास कैजुअल वेरिएंट जैसे क्रोमेटिन एक्सेसिबिलिटी उसकी कितनी है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन देखेंगे उसकी करके क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से चेंज होती हैं, DNA की मिथाइलेशन पैटर्न अगर हम देख लें और या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उस पर बाइंड करा के देख लें, तो ये सारी चीज़ों से जो है वो हम इसकी फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन देख सकते हैं जेनेटिक वेरिएंट्स की और ये नॉन कोडिंग जीनोम में होते हैं। नंबर C जो है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन किस तरह से होती है कि हम जो टारगेट जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, या तो हम क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेंट के थ्रू उसको कर लेते हैं और क्रोमोसोम कन्फर्मेशन जो है कैप्चर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट कर लेते हैं इसको सेल बेस्ड सिस्टम पे या सेल बेस्ड सिस्टम के अंदर जैसे इन विट्रो रिपोर्टर ऐसे है यहाँ पर या फिर इन विवो मेथड के थ्रू कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म जिस तरह से माउस है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। फिर जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ में हम वेरिएंट्स को देख लेते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएंट्स एक स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और ये स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है अलोंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ अलील, जहाँ पर अलील फ्रीक्वेंसी होगी और इफेक्ट साइजेस जो है वाई एक्सिस पे होंगे। तो रिस्क वेरिएंट्स जो आइडेंटिफाई होंगे बाय जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी पे ये जो है लाई करते हैं विद इन 2 डायगोनल लाइंस, जिस तरह से यहाँ पर ये डायगोनल लाइंस शो हो रही हैं विद इन 2 डायगोनल लाइंस। और जो रेयर वेरिएंट्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, इनको करना इतना आसान नहीं है। जबकि जो कॉमन वेरिएंट्स हैं दे आर अनयूजुअल काइंड के हैं, थोड़े से अनयूजुअल से हैं और ये कॉमन डिजीज़ के लिए हैं और इसको हमने EQTL के थ्रू हम जो है जैसे यहाँ पर मेंशन था इसके थ्रू जो है हम देख सकते हैं और इसका स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस।
इसी की आगे जो डिटेल है स्टडी डिज़ाइन की वो यहाँ पर मेंशन है, जो मैंने इसके स्टेप्स बता दिए हैं। और फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन किस तरह से होती है, जेनेटिक वेरिएंट्स किस तरह से देखे जाते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा मूव करते हैं जनरल बेनिफिट्स जो हम स्टडी कर रहे थे, एक हमने स्टडी कर लिया था। अब एक और है कि डिस्कवरी ऑफ नोवल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, ये इसकी डिस्कवरी होती किस तरह से है। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें तो इसमें इन्वॉल्व होता है रिस्क हैप्लोटाइप स्पेनिंग SLC16A11 क्रोमोसोम 17p13 पे है। डैट वाज जो कि एसोसिएटेड है विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ लिंक है ये वाला क्रोमोसोम, और इस पे ये वाला हैप्लोटाइप। तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो जीन है या ये क्रोमोसोम पे है, ये लिंक है विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी जो मैक्सिकन एडल्ट पे हुई थी, उससे ये आइडेंटिफाई किया गया। जो जेनेटिक वेरिएंट्स है एक डिफरेंट लोकल पे, वो रिड्यूस कर देते हैं जो SLC16A11 के फंक्शन को 2 वेज़ में। तो इस तरह से इसका मैकेनिज़्म किस तरह से हमें, ये पहले हमने लोकस स्टडी किया क्रोमोसोम पे, उसके बाद किस तरह से इसका जो मैकेनिज़्म है वो हमें स्टडी पता चला कि जो सबसे पहले ये डिक्रीज़ कर देता है SLC16A11 के एक्सप्रेशन को लीवर में, और दूसरा ये डिस्टर्ब कर देता है कि जो इंटरेक्शन है इसकी विद शेफरोन प्रोटीन के साथ इसकी इंटरेक्शन, और ये रिड्यूस कर देता है सेल सरफेस लोकलाइजेशन को SLC16A11 की। फिर इसका हम नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं कि ये फाइंडिंग डाइवर्स क्लिनिकल एप्लीकेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे ये ट्रांसलेट कर देता है बायोलॉजिकल इंसाइट को मेडिकल एडवांसमेंट्स में, और जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी हमें डिफरेंट जो रिस्क हैं डिजीज़ के उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और ये डिफरेंट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन, डिजीज़ किस किस्म की है उसकी सब टाइपिंग में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन HNF1A, अगर ये म्यूटेशन आ जाती है जो कि काज करती है जो मूडी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग काज करती है। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर HNF1A मूडी ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनके अंदर लो CRP लेवल होते हैं, और ये जो CRP लेवल है फिर ये क्लिनिकल बायोमार्कर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में सर्टेन डिजीज़, उसकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। GWAS यहाँ पर हमें जब हम डिज़ीज़ को डायग्नोस कर लेंगे फिर हमें बताएगा कि इस पर ड्रग कौन सा डेवलप करना है, ड्रग की सिलेक्शन किस तरह से होगी, कौन सा ड्रग सेलेक्ट करेंगे, और डिफरेंट जो ड्रग के रिएक्शन हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो हम उसी हिसाब से ड्रग डिज़ाइन करें ताकि ये प्रिवेंट करे ड्रग के रिएक्शंस को। फिर इसका एक बेनिफिट आता है कि GWAS प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू एथनिक वेरिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रेट। तो इसमें क्या है कि जो GWAS है वो डाइवर्स एथनिक ग्रुप में देखा जा सकता है, और ये शो करता है हेट्रोजेनिटी इन जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़ के डिफरेंट होमोजेनिटी नहीं शो करता, हेट्रोजेनिटी शो करता है। इसका ये क्या है कि एक लोकस है जो कि एसोसिएट है, लिंक है किसी भी डिज़ीज़ के साथ एक एथनिक ग्रुप में, लेकिन वो दूसरे एथनिक ग्रुप में नहीं है। तो ये एथनिक डिफरेंसेस शो करता है रिस्क जो अलील फ्रीक्वेंसी है उसकी के एथनिक वेरिएशंस आ जाती हैं कम्प्लेक्स ट्रेट्स की। GWAS अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर है कि 15q25 लोकस जो है वो अनइक्वली एसोसिएटेड है लंग के कैंसर में यूरोपियन पॉपुलेशन में, लेकिन ये इसकी जो लिंकेज है वो नहीं रेप्लिकेटेड होती एशियन में, बिकॉज यहाँ पर लो रिस्क है अलील फ्रीक्वेंसीज का इसके साथ। ये एथनिक वेरिएशंस आ जाती हैं जैसे यूरोपियन और एशियंस में हमने देखा। फिर इसके बाद एक आ जाता है कि GWAS जो है वो आर रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज के लिए रेलिवेंट है। लो फ्रीक्वेंसीज और रेयर वेरिएंस जो कि जीनोटाइप होते हैं एक एक्सोम सेंटर्ड कस्टम अरेज के थ्रू, और ये टारगेट करता है 240,000 रेयर लो फ्रीक्वेंसी कॉमन कोडिंग वेरिएंट्स को, जो कि सीक्वेंस करते हैं डाटा को 1200 इंडिविजुअल तक डाटा सीक्वेंस हो सकता है। और ये जो अरेज होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं वेरी रेयर लो फ्रीक्वेंसी के वेरिएंट्स को जो कि एसोसिएट हो सकते हैं वो वेरिएंट्स BMI, हाइट,
हाई प्रेशर लेवल के लिए उससे लिंक करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है मोनोजेनिक ओलिगोजेनिक डिजीज़ में, जैसे कि लोकाई जो आइडेंटिफाई होते हैं विद GWAS। तो इसके अंदर एक जीन होती है दैट इज़ म्यूटेटेड, जो कि फिर वो डिस्कवर करती है कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं ये म्यूटेशन कॉज कर रही है, जैसे कि ओबेसिटी के साथ कौन कौन सी जीन लिंक है, SH2B1 है, NPC1 है, ADCY3 जीन इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में हमें बताएगी। फिर उसके बाद हम देखें तो ये हमें वेरिएंट्स जो अदर देन SNVs हैं वो हमें स्टडी करने में हेल्प करती है, जैसे CNVs आ गया है, तो ये ओबेसिटी की अगर डिज़ीज़ है उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं। SNPs जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के आइडेंटिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। हैप्लोटाइप्स डिफरेंट हम देख सकते हैं, इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और वेरिएबल टेंडम रिपीट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फिर ये कि ये डाटा मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि प्लिंक एक सॉफ्टवेयर है जो कि हैंडल करता है होल जीनोम का जो डाटा उसको हैंडल करता है, उसको एनालाइज करता है SNP अरे डाटा। और जो बोल्ट LMM और SNP टेस्ट ये पॉपुलर है GWAS के एनालिसिस के लिए, और उसके जो टूल्स हैं जिसके थ्रू हम GWAS के रिजल्ट्स को देख सकते हैं वो दो टूल हैं, एक लोकस जूम है, एक QQ मैन है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो डिस्कवरीज मेड हुई हैं विद GWAS। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आइसबर्ग है, इसकी टिप पे आइसबर्ग, यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हैं, और फिर ये सबमर्ज्ड है, ये वाटर में नीचे वाला एरिया जो है वाटर में सबमर्ज्ड है, और ये स्टडीज़ हैं। तो अगर हम देखें जो डिस्कवरीज मेड हुई हैं यूजिंग जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, तो उसको आइसबर्ग से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो पोर्शन है आइसबर्ग का अबव वाटर वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऐसी डिस्कवरीज जो कि हो चुकी हैं बाय GWAS के थ्रू अप टू डेट, इजी टू मैयर फिनोटाइप्स आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है, और प्रीडोमिनेंटली यूरोपियन पॉपुलेशन आ गई हैं, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक मॉडल्स आ गए हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग है वो अंदर सबमर्ज्ड है अंडर द वाटर। तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट डिस्कवरीज को जो कि हो सकती हैं, पोटेंशियली कैन बी मेड, अगर हम एक्सपेंड करें जो करंट पैराडिग्म है और GWAS का। तो इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ जीनोटाइप्स आ जाते हैं, लार्जेस्ट सैम्पल साइज, डाइवर्स पॉपुलेशन, एथनिक ग्रुप्स आ सकते हैं, स्टडी डिज़ाइन जैसे GXE जीन इन्वायरमेंट, और ये सारी स्टडीज़ जो हैं अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये हो सकती हैं। और ऊपर वाली स्टडीज़ जो एडिटिव मॉडल्स हैं ये सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। फिर हम लिमिटेशंस की तरफ आ जाते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इट पेनलाइज बाय एन इम्पोर्टेंट मल्टीपल टेस्टिंग बर्डन एक होता है जिसके अंदर हमें नीड होती है ताकि हम अडोप्ट करें हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक ऐसा मेथड यूज़ करें जिसकी सिग्निफिकेंस हाई हो, और हम यूज़ करें जैसे कि बोनफेरोनी करेक्शन को यूज़ करें ताकि हम जीनोम वाइड फास्ट पॉजिटिव रेट को 5% तक रख सकें। और अगर हम ओवरकम करेंगे मल्टीपल टेस्टिंग को तो हमें सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हमने परफॉर्म किए हैं। और एक और इसकी लिमिटेशन है मिसिंग हेरिटेबिलिटी। अब ये किस तरह से होती है कि जो रिसेंट जीनोम वाइड कॉम्प्लेक्स ट्रेट हैं वो एनालाइज करते हैं और सजेस्ट करती हैं कि जो SNP है वो एक्सप्लेन करते हैं 1/3 से 2/3 जो हेरिटेबिलिटी है ना कॉम्प्लेक्स ट्रेट की वो हमें बताता है। तो अब जो कैजुअल वेरिएंट्स और जीन्स हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फिर ये हेरिटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ट्रेट की बताता है। फिर एक और लिमिटेशन कैजुअल वेरिएंट्स और जीन्स की आ जाती है जिसमें GWAS जो है वो नेसेसरीली पिन पॉइंट करता है कैजुअल वेरिएंट्स और जीन्स को, ठीक है, क्योंकि लोकल जो कोरिलेशन हो जाती है मल्टीपल जेनेटिक वेरिएंट्स के उसकी वजह से। और थर्ड पॉइंट जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स का है कि GWAS जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जो सारे के सारे जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेट के उन सारों को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। एक और लिमिटेशन एपिस्टेसिस की आ जाती है जिसमें यह है कि जो GWAS है वो लार्जली अनसक्सेसफुल है। अगर एपिस्टेसिस देखें इन ह्यूमन में तो वो डिटेक्ट करने में अनसक्सेसफुल है क्योंकि इसके लिए वेरी लार्ज सैम्पल साइज़ नीड होगा ताकि हम सिग्निफिकेंट जो जीन इंटरेक्शन है उनको स्टडी कर सकें, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है GWAS के लिए। फिर पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है कि जो पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये रिज़ल्ट होती है स्पूरियस एसोसिएशन हो
जैसे कि जो कि स्पेशली चैलेंज है लार्ज GWAS में। जब हम स्टडी करें, जो मिक्स पॉपुलेशन को हम स्टडी करें, तो इसमें पॉपुलेशन स्ट्रेटिफिकेशन भी एक चैलेंज है। सो GWAS लिमिटेड प्रिडिक्टिव वैल्यू है इसकी, क्योंकि ये मोडेस्ट अमाउंट ऑफ हेरिटेबिलिटी को बताता है, सारी हेरिटेबिलिटी नहीं बताता ट्रेड्स की और फिनोटाइप्स की, ये मोडेस्ट प्रोपोर्शन बताता है। सो स्मॉल इफेक्ट साइज GWAS के आइडेंटिफाई होते हैं SNVs के थ्रू, जो कि लिमिट कर देते हैं इसकी क्लिनिकल प्रिडिक्टिव वैल्यू। और फिर ट्रू सिग्नल एक और जो है इसकी लिमिटेशन है कि जब हम डेवलप करते हैं डिफरेंट एथनिक स्पेसिफिक रेस, तो वो हमें अनेबल करते हैं कि हम लार्ज अमाउंट हार्वेस्ट कर सकें एथनिक स्पेसिफिक डिजीज़ कौन सी हैं डिफरेंट एथनिसिटी की बेस पे। तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो सीक्वेंस किए गए हैं और ऑप्टिमल उनकी सीक्वेंसिंग की गई और GWAS जो है येट बी परफॉर्म्ड इन दिस पॉपुलेशन। तो अलग अलग से हर किसी की डिजीज़ होती हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो है डिज़ीज़ प्रिडिक्शन का पॉइंट है कि GWAS बेस करते हैं SNP अरेज में, और ये डिटेक्ट नहीं कर सकता अल्ट्रा रेयर जो म्यूटेशंस हो सकती हैं जो कि डिज़ीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि इसको हम कंक्लूजन क्या है, तो हमारे पास ये है कि GWAS जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ हैं, इसने एक शिफ्ट ला दिया है हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी सलाहियतों को, जिस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जेनेटिक बेसिस किसी भी ह्यूमन डिजीज़ की, वो किस तरह से जीन की बेस पे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस किस तरह से हो रही है, कौन से लोकाए कौन कौन सी जीन एसोसिएट है, तो हमारी इसने जो कैपेबिलिटी है उसमें एक शिफ्ट ला दिया है। और GWAS जो लोकाए है ये जो है इस पर भी रोशनी डालता है कि हमारी जो न्यू इंसाइट्स क्या हैं डिज़ीज़ की बायोलॉजी में, डिज़ीज़ के मैकेनिज़्म में, और स्टिल ये कि इसका फुल पोटेंशियल जो है अभी तक अनलॉक्ड है। जिस तरह से हमने उसके रिसर्च में देखा कि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है सब मरीडर वाटर में, अगर हम एक्सपैंड करें स्टडीज़ को तो हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सर्च कर सकें। थैंक यू, दिस इज़ ऑल।